हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए मैथ्स का यह है पार्ट 25 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद 26 क्वेश्चन है। 2 स्टेशन ए और बी हैं जो कि एक दूसरे से 80 किलोमीटर दूर हैं स्ट्रेट लाइन में। ये एक स्टेशन है ए और ये एक स्टेशन हो गया बी। ये दोनों 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। तो वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए स्टेशन से एक ट्रेन चलती है 20 किलोमीटर की स्पीड से बी की तरफ चलती है 7 बजे। तो ये कब चल रही है? 7 बजे। कितने की स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और एक दूसरी ट्रेन बी स्टेशन से 8 बजे ए की तरफ चलती है 40 किलोमीटर की स्पीड से इस तरफ। तो वो दोनों ट्रेन किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगी? अब यहाँ पर टाइम अलग अलग दिए गए। यहाँ से एक ट्रेन चल रही है 7 बजे और यहाँ से चल रही है 8 बजे। दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो स्पीड हम जोड़ देंगे। टोटल स्पीड लाने के लिए हम S1 प्लस S2 करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें टाइम को सेम करना पड़ेगा। ये वाली ट्रेन 7 बजे चल रही है इस डायरेक्शन में और बी से ट्रेन 8 बजे चल रही है। तो हम टाइम को बराबर करने के लिए इसको 1 घंटा आगे चला देते हैं। जो ट्रेन ए से चल रही है उसको 1 घंटे तक हम चला देते हैं। तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल रही है। तो मान लो यहाँ तक आ गई। 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस इतना कवर कर लिया और टोटल था 80। तो बचा कितना? इतना डिस्टेंस, ये 60 किलोमीटर बचा। और अब ये ट्रेन यहाँ पर आ गई है और अब टाइम कितना हो गया? 1 घंटा निकल गया, मतलब 8 बज गए हैं। तो अब टाइम सेम हो गया। तो अब ए से एक ट्रेन चलेगी 8 बजे और बी से एक ट्रेन चलेगी 8 बजे और एक दूसरे की तरफ जा रही है, मतलब विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो कितने टाइम पर वो दोनों मिल जाएंगी? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें टाइम निकालना है, टी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो s का इंटू कर देंगे t में। तो ये हो जाएगा s इंटू टी इक्वल टू डी। अब हमें t की वैल्यू निकालना है और s मल्टीप्लाई में है, तो t इक्वल टू मिल जाएगा हमें d अपॉन s। क्योंकि हमें टाइम निकालना है, दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे मिलेंगे, इसलिए हमने t की वैल्यू निकाली। अब d इक्वल टू डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच? पहले 80 था, लेकिन पहले वाली ट्रेन को हमने 1 घंटा चला दिया। इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल लेती है। तो 20 किलोमीटर हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो बचा हुआ डिस्टेंस आया 60। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 60। तो डी की जगह रखेंगे 60 डिवाइड एस, मतलब स्पीड। स्पीड इन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, मतलब ए की स्पीड और बी की स्पीड दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो S1 प्लस S2। S1 स्पीड कितनी है? 20 और S2 की मतलब दूसरी ट्रेन की है 40। तो ये हो जाएगा 60। तो स्पीड की जगह लिखेंगे हम 60। तो यहाँ से 60 कैंसिल हो जाएगा। t इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1, मतलब 1 आवर। तो दोनों ट्रेन 1 घंटे बाद एक दूसरे से यहाँ मिल जाएंगी। और 1 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा? अभी 8 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद कितने? 9 बज जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 AM, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज। इसका औसत निकालना है इन सारे नंबर्स का। तो इसको या तो ऐसे कर सकते हैं कि सारे नंबर को प्लस करके इन सब का सम करके डिवाइड कर दो। 6 नंबर है तो 6, यह आ जाएगा, हमें एवरेज मिल जाएगा। या फिर हम शॉर्ट में लास्ट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं। ये एस मतलब क्या? सम है, इन सभी नंबर को प्लस करने पर जो आएगा। तो ये क्या लिखा है? सभी नंबर को प्लस करने पर सम और डिवाइड में 6, टोटल नंबर जो थे वो इक्वल टू एवरेज हमें मिल रहा है। तो अगर हम एवरेज में टोटल नंबर जो डिजिट है उनका मल्टीप्लाई कर दें तो सम मिल जाएगा हमें, मतलब सम इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ डिजिट जितनी है, जो है 6। तो ये जो हम करेंगे वो इस सम के बराबर होगा, मतलब ये चारों ऑप्शंस में क्या दिया गया है? एवरेज दिया गया है। तो इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट जितनी दी गई हैं नंबर्स, उन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो सम मिल जाएगा हमें। तो 6 डिजिट्स हैं। ये हमें फाइंड द एवरेज निकालना है। ये चारों ऑप्शंस में हमें एवरेज दिए गए और जब इन सब में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल सम मिल जाएगा। तो सम हमें इन चारों ऑप्शन से भी मिल रहा है और सम हमें इन सबको प्लस करने पर भी मिल रहा है। तो इन सभी नंबर को हम प्लस करेंगे, लेकिन केवल लास्ट की डिजिट को ही प्लस करेंगे। ये 9 है, 9 प्लस 5 14। 14 का हम केवल लास्ट का 4 ले रहे हैं। 4 प्लस 1 5 हो जाएंगे और 5 प्लस 7 12। तो 12 का केवल हमने 2 ले लिया। उसके बाद ये 3 है, तो 2 प्लस 3 5।
अब इस 5 को जोड़ेंगे इस 9 में, तो 9 + 5 हो जाएंगे 14। तो 14 की केवल हम लास्ट डिजिट ले रहे हैं, मतलब 4। इन सभी नंबर को जब प्लस करेंगे तो लास्ट में हमें 4 मिलेगा। अब हमें इन 4 ऑप्शंस में चेक करना है कि किसमें हमें लास्ट में 4 मिल रहा है। तो यहाँ पर 8 है, 8 × 6 करेंगे तो 48, लास्ट में 8 मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 7 × 6, 7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, लास्ट में 2 मिलेगा, लेकिन हमें 4 देखना है तो ये आंसर भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में 54 में लास्ट में क्या है 4, और 4 × 6 24, उसके लास्ट में 4 मिल रहा है, मतलब ये वाला आंसर हमारा हो सकता है थर्ड। अब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में 5 है, 55 में 5 और ये 6, 5 × 6 30, लास्ट में 0 मिल रहा है, ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 54, इसका एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ट्रेन की एवरेज स्पीड दी गई है, औसत चाल 50 km/h, और वो हर 75 किलोमीटर के बाद 2 मिनट के लिए रुक जाती है। तो हाउ लॉन्ग इट, तो उसे कितना टाइम लगेगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 600 किलोमीटर तक जाने में। मतलब ये डिस्टेंस दे दिया उसे, जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहाँ से उसे 600 किलोमीटर तक जाना है। तो डिस्टेंस कितना उसे कवर करना है, 600 किलोमीटर, और स्पीड दी गई है 50। ये किलोमीटर में है और ये km/h। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। डिस्टेंस उसे कितना कवर करना है, टोटल 600 डिस्टेंस कवर करना है, और स्पीड है उसकी 50। तो 0 से 0 कैंसिल, 60 कैंसिल हो जाएगा 5 से 12 आवर, तो टाइम आ जाएगा 12। ये घंटे चल रहा है तो 12 आवर्स। तो उसको 600 किलोमीटर तक जाने में 12 घंटे लग जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि हर एक 75 किलोमीटर के बाद वो 2 मिनट के लिए रुक जाती है, मतलब उसे 12 घंटे से और ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी ये 12 घंटे तो बिना रुके लग रहे थे, लेकिन उसे हर 75 किलोमीटर पर 2 मिनट के लिए रुकना भी है। तो मान लो ट्रेन यहाँ से चल रही थी, इस ए पॉइंट से चल रही थी, और यहाँ तक उसे बी तक जाना है, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर है। अब उसे हर 75 किलोमीटर पर रुकना है। मान लो ये 75 किलोमीटर हो गया यहाँ तक, तो 2 मिनट के लिए रुकेगी। फिर यहाँ 75 हो गए तो 2 मिनट के लिए रुकेगी। फिर यहाँ 75, 2 मिनट के लिए रुकेगी। ऐसे रुकते रुकते उसे बी तक जाना है, और ये कितना पार्ट है, 75, 75। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि 75, 75 के कितने हिस्से इस 600 किलोमीटर वाले हिस्से में बट जाएंगे। तो 75 के कितने पार्ट होंगे, तो हम 600 में डिवाइड कर दें 75 का, ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये 600 8 बार 75 75 करके 8 बार इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद ये 4, 2 मिनट के लिए, फिर 5, 6, 7 और ये 8, यहाँ तक 600 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। तो 2 मिनट के लिए यहाँ भी और यहाँ पर भी। लेकिन ये जो लास्ट का जो पॉइंट है ये तो खत्म हो गया, 600 किलोमीटर खत्म हो गया, तो यहाँ पर वो 2 मिनट के लिए नहीं रुकेगी। तो हमें इस वाले पॉइंट को नहीं लेना है, हमें केवल ये 7 पॉइंट ही गिनने हैं। टोटल डिस्टेंस थी 600 किलोमीटर, और हमें 75 75 के पार्ट बनाने थे, तो हमने 675 को डिवाइड किया, तो हमें मिला 8। मतलब वो ट्रेन 8 बार हर जगह 2-2 मिनट के लिए रुकेगी। लेकिन हमें इस 8 में से एक माइनस करना पड़ेगा। वो क्यों, क्योंकि जो लास्ट बार 8वां पॉइंट आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, 600 किलोमीटर फिनिश हो जाएगा, तो वो नहीं रुकना पड़ेगा उसे। मान लो यहाँ से ए से चली, 75 किलोमीटर कवर कर लिया, तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुक जाएगी। फिर स्टार्ट किया, 75 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर 2 मिनट के लिए रुक जाएगी। ऐसे ही चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाएगी। फिर यहाँ से ये बी तक आएगी, फिर 2 मिनट के लिए उसे नहीं रुकना है क्योंकि 600 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं, तो उसे 7 बार रुकना पड़ेगा। और एक बार में ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती है, तो 7 बार में कितने कितने मिनट के लिए रुक जाएगी, 7 × 2, 14 मिनट के लिए। तो जब वो ट्रेन रुक रुक कर जाएगी तो उसे 14 मिनट और ज़्यादा लग जाएंगे। पहले कितने लग रहे थे, 12 घंटे, और जब वो रुक रुक के जाएगी 2-2 मिनट करके, तो उसे 14 मिनट और लग जाएगी। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, 12 घंटे और 14 मिनट। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक ट्रक है, उसके टायर का डायमीटर दिया है, व्यास दिया है 0.5, तो डायमीटर दिया गया है 0.5, और अगर हम उसे आधा कर दें तो रेडियस मिल जाएगी, क्योंकि रेडियस या त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा या डायमीटर का आधा। डायमीटर कितना है 0.5, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो टायर की रेडियस या त्रिज्या आ गई 0.5/2।
तो उसे 275 मीटर तक जाने में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस लग जाएंगे, या परिक्रमण। मतलब हमें ये बताना है, मान लो ये एक टायर है, तो उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे जाते जाते 275 मीटर तक जाने में। तो सबसे पहले हम एक चक्कर की दूरी निकाल लेते हैं कि एक चक्कर लगाने में उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो एक चक्कर में, या फिर एक रिवॉल्यूशन कह लें, में कवर की गई डिस्टेंस उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होती है, या उसकी परिधि के, जो ये पूरा इसका डिस्टेंस है। तो सर्कमफ्रेंस या परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एक टायर है, मतलब ये एक वृत्त है, तो वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, 2πr से। तो 1 रिवॉल्यूशन या एक चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगी, सी की जगह लिख देंगे हम 2πr। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो पाई की जगह पे हम 22/7 रखेंगे, और रेडियस हमने ये त्रिज्या निकाली थी 0.5/2। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, ये 0.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो इंटू में 5/20, क्योंकि हमने ये पॉइंट हटाया तो नीचे एक 0 आ गया। तो ये आ गई एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस, या एक रिवॉल्यूशन में वो कितना जाएगा, या ऐसे कहें कि एक परिक्रमण में कितना कवर कर लेगा। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन या एक चक्कर की दूरी हमें मालूम चल गई। अगर इसमें हम टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मल्टीप्लाई कर दें तो कुल दूरी हमें मिल जाएगी, जो कि 275 दी गई है। तो हम मान लेते हैं कि उसे टोटल x रिवॉल्यूशंस लग रहे हैं, या 275 मीटर तक जाने में उसे x चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में तय की गई दूरी, मतलब d को डिस्टेंस लिख दिया, एक रिवॉल्यूशन में तय की गई डिस्टेंस या एक चक्कर में लगाई गई दूरी, इनटू टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हैं, जो कि हमने x माने, तो बराबर होगा टोटल डिस्टेंस जितना उसे कवर करना है, मतलब 275। तो एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस या एक परिक्रमा की डिस्टेंस हमने निकाल ली थी 2 इंटू 22/7 इंटू 5/20। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5/20। अब इंटू में ये टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कुल चक्करों से कितने लगेंगे, जो कि हमने x माना है, तो इंटू x इक्वल टू में 275। यहाँ से कैंसिल करके हम x की वैल्यू निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 है। 5 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4 है तो 2 से इसे कैंसिल करेंगे 2 बार, और ये 2 22 को कैंसिल करेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11। अब ये इक्वल में है तो 275 हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 11 से इसको काटेंगे तो 2 बार 22, 5 बचे तो 11 5 जो 55, तो यहाँ आ गया 25। अब इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जो चीज़ नीचे बची हुई है, नीचे केवल 7 बचा हुआ है, तो 25 इंटू 7 इक्वल टू, यहाँ ऊपर केवल x ही था, इक्वल टू x। 25 इंटू 7 यह आ जाएगा 175 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई 175। तो टायर को 175 राउंड लगाने पड़ेंगे 275 कवर करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है, a की वैल्यू निकालना है। ये 2a/√2 इक्वल टू 2√2 लिखा हुआ है, 2√2 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2a का मल्टीप्लाई 1 में, तो 2a इंटू 1 मतलब 2a इक्वल टू √2 का मल्टीप्लाई 2√2 में, तो √2 इंटू 2√2, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 और ये एक 2 है, देखो √2 इंटू √2 किया 2, और ये एक और है तो इंटू 2, तो कितना आया 4। तो 2a इक्वल टू 4। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को डिवाइड में ले आएंगे, 4/2 a की वैल्यू आ जाएगी, इसे कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब ये √2 इंटू √2, 2 कैसे आया, देखो ये है √2 इंटू, और एक और √2 था, ये इसके बराबर में हमें देखना है। तो इस √2 का मतलब क्या हुआ, √2 का मतलब होता है कि उसकी पावर है 1/2। तो इस √2 की जगह पर हम 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इस √2 की जगह पर भी हम 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। तो बेस सेम है 2, और 1/2 प्लस 1/2 पावर को जोड़ देंगे तो प्लस 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू
2 की पावर 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब 2 की पावर 1 मतलब कि 1। इसलिए हमने इन दोनों की जगह पर 2 लिख दिया था। तो इतना आया 2 और एक 2 पहले से था तो दोनों का मल्टीप्लाई किया था तो 4 आ गया था। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें से 5 की पावर m डिवाइड में 5 की पावर -3। 5 की पावर m है, डिवाइड का साइन है तो नीचे लिखेंगे हम 5 की पावर -3 और इक्वल टू में है 5 की पावर 5। तो देखो जब भी कभी डिवाइड में होता है और बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम जोड़ देते हैं। a की पावर m है मान लो इनटू में है और a की पावर n इक्वल टू, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी तो m प्लस n हो जाएगा। a की पावर हो जाएगी m प्लस n। और अगर ये डिवाइड में होती अगर a की पावर m डिवाइड में a की पावर n होता तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है तो m माइनस एन, ए की पावर m माइनस एन हो जाता। वही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। a इक्वल टू यहाँ पर क्या है 5, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 5 की पावर, इनकी पावर को हमें माइनस करना है तो पहले पावर क्या है m, फिर माइनस करना है m माइनस एन करते हैं, मतलब जो भी पावर है उन दोनों का अंतर लेना है। तो ऊपर वाली पावर है m, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर नीचे -3 लिखा हुआ है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया -3। ये अंतर हो गया बराबर 5 की पावर 5, ये चल रहा था सेम। अब यहाँ से ये 5 की पावर, ये माइनस है ब्रैकेट के आगे माइनस है तो प्लस हो जाता है तो 5 की पावर यहाँ इतना पार्ट क्या हो जाएगा m प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए इक्वल टू 5 की पावर 5। अब यहाँ से ये दोनों नंबर इक्वल में है और बेस सेम है, 5 और 5 दोनों सेम है तो पावर भी बराबर हो जाएंगे। जब बेस सेम होते हैं इक्वल में तो पावर भी बराबर हो जाती हैं, तो हम इन पावर को बराबर में लिख देंगे। ये हो जाएगा m प्लस 3 इक्वल टू 5। यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, 3 प्लस का है, नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5 माइनस 3, तो m की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3 2, तो m इक्वल टू 2। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक फैक्ट्री है जिसमें 5 वैरायटीज ऑफ व्हीकल, 5 प्रकार के वाहन बनाए जाते हैं एक साल में, जिसका डेटा ये दिया गया है। तो अगर इस पूरे डेटा को हम पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करें, पाई चार्ट में बताएं तो एंगल क्या बन जाएगा वैन के लिए, इसके लिए। तो यहाँ पर वैन के लिए हमें एंगल बताना है या कोण कितना बन रहा है वैन का। 5 साल में बना रहा है, 5 साल में नहीं 1 साल में 5 टाइप के वाहन बनाए जा रहे हैं। मोटर बाइक इतनी, कार इतनी और पिकअप 1200, वैन 800 और मिनी ट्रक 400। तो हमें वैन के लिए एंगल बताना है। अगर हम पाई चार्ट में बनाते हैं इस पूरे डेटा को तो एंगल निकालना है तो हम 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर परसेंटेज पूछा होता तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन उसके पहले हमें वैन का पार्ट निकालना पड़ेगा। इसमें वैन कितनी है 800 और डिवाइड में टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, इन सारे व्हीकल्स के कितने बन रहे हैं 6000, 3600, 1200, तो इन सबको प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें तो 2 जीरो हर एक नंबर के लास्ट में लिखा हुआ है तो हम 2 जीरो को पहले ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर प्लस करके। अब बाकी बचे हुए नंबर को प्लस कर लेते हैं। 60, ये 36, फिर 12, ये 8 है और ये 4 है, पहले ही प्लस कर लें, 8 और 4 12। अब ये 6 7 8 9 10 0 और 1 कैरी ये आ गई, तो 6 7 8 9 10 11 12 120, ये आ गया वैन का पार्ट। अब हमसे एंगल पूछा हुआ है तो हम 360 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे। 360 का ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक पूरे चार्ट में सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इन सबको जब प्लस करते हैं तो 360 डिग्री ही आता है, इसलिए हमने 360 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा वैन के लिए एंगल या वैन के लिए कोण। इसको कैंसिल करेंगे 2 जीरो से, 2 0 1 0, ये 36 कैंसिल हो जाएगा 12 से 3 बार, 8 इंटू 3 24, तो एंगल आ जाएगा 24 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालना है इसको सॉल्व करके। ये 16 माइनस, तो 16 माइनस 3, अब ब्रैकेट में है a माइनस 7, तो -3 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो माइनस का 3a, ये -3 का मल्टीप्लाई -7 में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस 21 इक्वल टू -14। ये -3a नेगेटिव है तो इसको इस साइड लेके आए तो प्लस का हो जाएगा
16 और इस 14 को यहाँ लेके आते हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो 16 प्लस 14 और ये प्लस 21 चल रहा है साथ में इक्वल टू माइनस 3a को यहाँ लेके आए तो प्लस 3a हो जाएगा। 6 प्लस 4 और 1 11 2 1 1 4 और 5 51 51 इक्वल टू 3a। ये 3 मल्टीप्लाई में है तो 51 के डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू a। इसको कैंसिल करेंगे तो 17 बार कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 17। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम समान चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो x की वैल्यू हमें बताना है। अगर एंगल a इक्वल टू 40 है, एंगल a ये 40 डिग्री दिया गया है, तो इसके लिए हमें x की वैल्यू बताना है, मतलब b d और ये वाला एंगल हमें निकालना है, बाहर वाला। तो ये समान चतुर्भुज या पैरेललोग्राम है, इसमें आमने सामने वाले अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, या फिर दो आसन्न कोण या फिर एडजेसेंट एंगल की बात करें तो वो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल बी मिल जाएगा, फिर इन दोनों ये दोनों का सम भी 180 होगा, तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आमने सामने वाले एंगल बराबर कर देते हैं। अगर एंगल ए इक्वल टू 40 है तो एंगल डी इक्वल टू भी 40 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई या सरल रेखा। ये एक पॉइंट है डी, यहाँ से इस तरह का फिगर बन रहा है। ये हमने एंगल निकाल लिया 40 डिग्री और ये x, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन है, इस पर सभी एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 40 प्लस एक्स को जब हम जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। 40 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 180 में से 40 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 140, और यही हमें निकालना था। तो ये एंगल हो जाएगा 140 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसमें एंगल ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है, तो डी की वैल्यू निकालनी है। ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया या चतुर्भुज ए बी सी और डी। इसमें से ए दिया है 80, बी की वैल्यू दी गई है 100 और सी की वैल्यू 50। तो एंगल डी हमें बताना है। ये मान लेते हैं कि एक्स है। तो एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में सभी एंगल का सम, चारों एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू, जो कि बराबर होगा 360 डिग्री के। बस यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रख देंगे। एंगल ए कितना है 80 प्लस बी कितना है 100 प्लस सी है 50 डिग्री और प्लस एंगल डी की वैल्यू हमने मान ली कि एक्स है इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इनको प्लस करेंगे तो 100 और 80 180 और 50 230 हो जाएगा। 230 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। x इक्वल टू, ये 230 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 360 माइनस 230, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और ये 130। तो एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व करना है हमें। 3x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे। a इक्वल टू हो गया 3x और b इक्वल टू हो गया 2, तो a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर हम खोलेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब लगाकर उस दोनों को प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस ये बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको हम पहले वैल्यू नहीं रख रहे हैं, पहले हम इन दोनों को खोलकर एक आंसर निकाल लेते हैं और बाद में हम वैल्यू रखेंगे। तो a इक्वल टू हम मान लेते हैं कि 3x है, यहाँ पर सेम है 3x, और b की वैल्यू मान ली हमने कि 2 है। तो इन दोनों को सॉल्व करके पहले ही हम फॉर्मूला लगा देना है, बाद में हम इनकी वैल्यू रख देंगे 3x और 2। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला ही होता है, प्लस 3 इंटू ए बी, या फिर 3ab लिख दो इसको, 3a इंटू बी मतलब 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। फिर हम a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, प्लस a माइनस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब
और माइनस 3ab इन 2 में फिर a माइनस b। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये a क्यूब है और ये a क्यूब है तो 2a क्यूब हो जाएंगे। उसके बाद प्लस ये b क्यूब है। अब b क्यूब यहाँ पर कहाँ है, ये b क्यूब है, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये दोनों कैंसिल। a क्यूब और a क्यूब यहाँ पर प्लस के थे इसलिए हमने प्लस कर दिया तो 2a क्यूब आया। उसके बाद ये b क्यूब कैंसिल हो गए। फिर 3ab ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। 3ab लिखा हुआ है तो इस ab का मल्टीप्लाई इस a में करेंगे तो 3ab इंटू a। तो 3a कितने हैं, 2 बार हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा और b ये हो जाएगा प्लस। फिर 3ab का मल्टीप्लाई करेंगे इस b में तो 3a और b एक ये है और एक b ये है तो b इंटू b स्क्वायर इतना हो गया प्लस। अब इस दूसरे वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का साइन है तो माइनस लगा दें इसको। ये माइनस का 3ab है और a है, इतना वाला पार्ट माइनस का 3ab है और इंटू a करना है तो a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, बाकी बचा हुआ सेम हो जाएगा। 3a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा और फिर क्या बचा b। फिर अब इस पूरे का मल्टीप्लाई हमें इस माइनस b में करना है तो माइनस 3ab इंटू माइनस b। तो ये एक माइनस है और ये एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ साइन आएगा प्लस का। फिर 3ab इंटू b करना है तो 3a और b एक ये है और एक b ये है तो b इंटू b स्क्वायर। इसके बाद ये 2a क्यूब सेम क्योंकि a क्यूब वाला कुछ नहीं है यहाँ पर, a की पावर 3 वाला यही था। उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर b ये है और माइनस का 3a स्क्वायर b ये है, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम सेम है। उसके बाद 3ab स्क्वायर प्लस का है और ये 3ab स्क्वायर प्लस का है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 3 + 3 6ab स्क्वायर। अब ये हमारा आंसर हो गया, पर हमें a b में नहीं बताना, इसकी वैल्यू भी हमें रखनी पड़ेगी। तो a इक्वल टू कितना माना था 3x तो 2 इंटू a की जगह रखेंगे 3x और उसकी क्यूब है मतलब पावर 3 प्लस 6 इंटू a कितना माना था 3x और b माना था हमने 2 मतलब 2 का स्क्वायर क्योंकि ये b का स्क्वायर है। इसके बाद 2 इंटू 3x क्यूब है मतलब 3 की पावर भी 3 है और x की पावर भी 3 है तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27 और x क्यूब ये सेम लिख दिया x की पावर 3 प्लस 6 इंटू 3x 18x हो जाएंगे इंटू में 2 की पावर 4 2 की पावर 2 मतलब 4। अब 2 इंटू 27 54 हो जाएंगे 54 और बाकी बचा ये x की पावर 3 प्लस 18 इंटू 4 72 और बाकी बचा ये x तो ये आंसर हो जाएगा 54x क्यूब प्लस 72x, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है रिमाइंडर, हमें बताना है जब 3p क्यूब माइनस 7 को डिवाइड किया जाएगा p माइनस 7 से तब तो शेषफल कितना आएगा। क्या 3p क्यूब माइनस 7 इसको डिवाइड करना है हमें p माइनस 7 से, p माइनस 1 से। अब इसका रिमाइंडर या शेषफल या तो हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं या फिर दूसरा तरीका ये है कि जिससे हमें डिवाइड करना है मतलब p माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है उसको हम बराबर में रखेंगे 0 के, p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस का है यहाँ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा मतलब p इक्वल टू 1। अब इस p इक्वल टू 1 को हमें इसमें रखना है तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 3p क्यूब माइनस 7, इसमें p की वैल्यू 1 रखना है 3 इंटू 1 का होल क्यूब माइनस 7, 1 का क्यूब 1 ही होता है मतलब 3 और माइनस 7 ये आ जाएगा 3 माइनस 7 माइनस 4 तो रिमाइंडर आ जाएगा -4, फर्स्ट ऑप्शन। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि रिमाइंडर निकालना हो और इस तरह का हो कि p क्यूब हो या फिर p की जगह पर x होता, कुछ भी होता, तो जिससे हमें डिवाइड करना है, यहाँ पर p माइनस 1 था तो इससे हमें डिवाइड करना था, उसको हमने 0 के बराबर रखा और वैल्यू जो p की मिलेगी वो हम इस ऊपर वाले पार्ट में रख देंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा तो आंसर हो जाएगा -4। नेक्स्ट है सानिया ने अपने घर की मरम्मत पर मतलब अपने घर की रीमॉडलिंग पर इतने रुपए खर्च कर दिए और उसके बाद उसे 20% प्रॉफिट होता है। घर की सेलिंग प्राइस यहाँ पर दी गई है या उसका विक्रय मूल्य कह लें। तो उसने इस घर को खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च किए थे।
तो मान लिया कि सानिया ने उस घर को पहले 100% में खरीदा था, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस घर की कितनी हो गई, 100%। अब उसके बाद उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। अभी हम इस 75,000 को भूल जा रहे हैं। अभी मान लिया कि कितने भी पैसों में उसने खरीदा, मान लो 100% में उसे खरीद दिया, उसे 20% का प्रॉफिट हुआ और बेच दिया इतने में। 20% का प्रॉफिट मतलब 120% में बेच दिया उसे, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है ये 120% सेलिंग प्राइस ही तो है, और ये सेलिंग प्राइस दी गई, तो दोनों सेलिंग प्राइस को हम बराबर में लिख सकते हैं, 3600 और फिर 000। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 36 को कैंसिल कर देंगे 12 से 3 बार, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 300 और फिर ये 20 यहाँ से, तो 1% इक्वल टू 30,000 आ गया। अब हमने कॉस्ट प्राइस कितनी मानी थी उसकी, पहले उसने कितने में खरीदा था, 100% में, तो 1% इक्वल टू इतना है, तो 100% हम निकाल सकते हैं। दोनों साइड हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 30,000, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने में उसने घर को खरीदा था। खरीदा था नहीं, मतलब ये उस घर की कीमत आई है, तब की उस घर की कीमत आई है जब उसने उस पर 75,000 रुपये और मरम्मत पर खर्च कर दिए थे। लेकिन हमें बताना क्या है, उसने उसे कितने रुपए में खरीदा था, मतलब घर के पहले वाली वैल्यू बतानी है। अभी 75,000 भी इसमें माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके पहले वाली वैल्यू आएगी। तो 75,000 खर्च करने के पहले घर की क्या कीमत थी, इसलिए हमने इसमें 75,000 माइनस कर रहे हैं। ये 0 3 0 सेम आ जाएंगे, 10 में से 5 5, 9 में से 7 2, यहाँ पर 9 बचेंगे और ये 2 बचेगा। तो सानिया ने स्टार्टिंग में इतने रुपए में घर खरीदा होगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के चारों एंगल्स का रेशो दिया गया है 2 3 4 6। ये रेशो दिया गया है, तो लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा वाला एंगल हमें बताना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के सभी एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है, और ये चारों एंगल दिए गए हैं, तो इन सबको प्लस करके हम 360 के बराबर लिख सकते हैं। तो 2 3 4 6 ये हो जाएगा 15, इन सबको प्लस किया तो 15 आया, जो कि बराबर होगा 360 डिग्री के। ये 15 है अकेला। अब यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 15 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार और 4 बार 60 24, मतलब 1 इक्वल टू कितना मिल गया, 24। 1 इक्वल 24 है। हमें निकालना है लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा वाला एंगल। तो बड़े वाले एंगल का रेशियो कौन सा है, 2 3 4 6, सबसे बड़ा है 6, तो 6 की वैल्यू हमें निकालना है। 1 इक्वल 24 है, तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 6, ये हो जाएगा 4 और 12 14, 144, सबसे बड़ा वाला एंगल हो जाएगा 144 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप दिया गया है 72 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया या क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो वर्ग के लिए या स्क्वायर के लिए पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है, 4a। परिमाप यहाँ पर दिया गया है 72 इक्वल टू 4a। ए क्या है, साइड, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक साइड हमें मालूम चल जाएगी, 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 72/4 इक्वल टू a। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 और 8 बार 18 बार कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर की एक साइड क्या आ गई, 18, और चारों साइड बराबर होती हैं, तो चारों साइड 18 18 ही हो जाएंगी। तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, और ए कितना है 18, तो 18 का स्क्वायर, तो एरिया आ जाएगा 18 इंटू 18 324, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकालना है या वृत्त की परिधि हमें बतानी है। तो सर्कमफ्रेंस या परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के लिए 2πr, जहां पर पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो यहाँ पर हम 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और रेडियस या त्रिज्या हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो इसको कैंसिल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ जाएगी, आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, द लीस्ट नंबर, वह सबसे छोटा नंबर है बताना है जिससे हम जब इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको परफेक्ट क्यूब या पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब 3 3 के पेयर इसमें हर नंबर के होने चाहिए। तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे हमें, 2 3 1 5 2 5, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं एलसीएम करके। सबसे पहले इसको 5 से कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में 5 लिखा हुआ है।
ये 5 4 जा 20, 6 बार 30, फिर 3 नहीं जाएगा तो 0 और 5 बार 25। अब ये 5 49 बार नहीं, ये 5 से नहीं जाएगा, 10 3 नहीं, ये 9 से चला जाएगा, या तो 3 से या 9 से। हम बड़े नंबर से कर रहे हैं ताकि छोटा पड़ जाए, क्योंकि इन सबको प्लस करने पर हमें 9 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने 9 से डिवाइड किया। 9 5 जा 45, 1 बचेंगे 13, तो 9 1 जा 9, ये 4 बार और 5 बार 45। इसके बाद 10 और ये 5 15, 15 3 से डिविजिबल होता है, तो हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 7 बार 21, 1 और 5 बार 15। अब ये 7 8 9, ये 3 से नहीं होगा, अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 2 जा 14, फिर 4 बार 28 और 5 बार ये 3 बजे 35। अब 7 से फिर और हो जाएगा, 7 3 जा 21, फिर 5 बार 35। अब ये फिर से 7 से हो जाएगा, 5 बार 35, तो लास्ट में क्या बचा, ये 5। अब हमें यहाँ पर 3 3 के पेयर देखने हैं, तो 5 कितने मिल गए, एक 5 ये है और एक 5 ये है, तो 5 हमें 2 बार मिल गए, 5 इंटू 5। अब 9 मतलब 3, एक 9 में 2 3 होते हैं, तो इसकी जगह हम 2 बार 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और एक 3 ये है। इसके बाद 7 1 2 3, 3 बार हमें 7 मिल गए, 7 इंटू 7 इंटू 7, इतने ही नंबर मिले, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमें यही नंबर मिलेगा। अब हमें इसमें 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो 7 के तो 3 पेयर बने हुए हैं 3 बार, और ये 3 भी 3 बार है, लेकिन 5 जो है वो 2 बार है, मतलब हमें से एक 5 की और ज़रूरत है, तब ये जाके परफेक्ट क्यूब या पूर्ण वर्ग बनेगा। तो हम इसमें एक 5 का अगर और मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब वह छोटी छोटी संख्या कौन सी इन चारों ऑप्शंस में से, 5। नेक्स्ट है, एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन इतनी दी गई है 2 80 और 40। अब इसमें से हमें एक क्यूब ब्लॉक, मतलब क्यूब ब्लॉक, ये घनाकार ब्लॉक काटना है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर साइड वाले कितने घनाकार ब्लॉक या क्यूबिक ब्लॉक काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दो ब्लॉक हैं, एक बड़ा ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन इतनी दी गई है, सबके अलग अलग है, ये लंबाई चौड़ाई ये ऊंचाई, मतलब ये घनाभ हो जाएगा। जिसमें से हमें छोटे छोटे ब्लॉक काटने हैं 20 सेंटीमीटर साइड वाले, तो कितने ब्लॉक काटे, कितने ब्लॉक उसमें से निकल के आ सकते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा ब्लॉक मान लेते हैं। ये एक बड़ा ब्लॉक हो गया जिसकी लंबाई 2 दी गई है, ये 2 मीटर है, ये बाकी सब सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 200। ये लंबाई हो गई, चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी ऊंचाई दी गई है 40। अब इस पूरे बड़े ब्लॉक में से हमें छोटे छोटे ब्लॉक बनाने हैं, इस तरह से और ब्लॉक बनते जाएंगे, तो कितने ब्लॉक बनेंगे वो बताना है। और छोटे वाले की साइड कितनी दी गई है, 20, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है इसमें, 20 20 20। इस पूरे से हमें इसको बनाना है, तो इसमें हम दोनों की वॉल्यूम को बराबर रखेंगे, इस बड़े वाले की वॉल्यूम निकाल कर बराबर रखेंगे छोटे वाले की एक की वॉल्यूम के, और इंटू कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक जितने बनाए जा रहे हैं उससे। तो हम मान लेते हैं कि बड़े वाले में से छोटे छोटे x ब्लॉक कट के आ जाएंगे, तो हर एक ब्लॉक की वॉल्यूम हमने v मान ली, या फिर v1 मान लेते हैं इसकी, और बड़े वाले जो ब्लॉक था उसकी वॉल्यूम हमने मान ली कैपिटल V, और छोटे वाले ब्लॉक्स की v1। तो हर एक ब्लॉक की वॉल्यूम v1 है और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक x बन रहे हैं, तो उसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस पूरे वाले बड़े की वॉल्यूम बराबर मिल जाएगा, मतलब आयतन। बस ये हमें इक्वेशन मिल गई, इसमें हम सबकी वैल्यूज रख देते हैं। वॉल्यूम ये है क्यूबॉइड मतलब घनाभ, इसके लिए क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए या आयतन निकालने के लिए। लंबाई है 200, चौड़ाई 80 और ऊंचाई है 40। ये इसका आयतन निकल गया, इक्वल टू छोटे वाले ब्लॉक का आयतन, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये इसकी वॉल्यूम हो गई, ये आयतन हो गया, इनटू टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक छोटे वाले जितने बन रहे हैं उनका मल्टीप्लाई x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल टू में है तो ये कैंसिल हो सकते हैं, 0 0 0, और 3 0 से ये 3 0 कैंसिल। अब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ क्या बचा, 20 इंटू 4 मतलब 80, 80 इक्वल टू x, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 80 बन जाएंगे।
तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 2 साल पहले एक गांव में इतने लोग थे, आने वाले वर्ष में जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, लेकिन उसके अगले वर्ष कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए, तो इससे जनसंख्या उसकी पॉपुलेशन 18% कम हो गई। तो अब वहां पर उस गांव में कितनी कितनी जनसंख्या है? पहले कितने लोग थे वहां पर? 16,000। उसके बाद अगले साल 10% बढ़ गई। 10% बढ़ गई मतलब 100 में हम 10 जोड़ दें। मान लो पहले 100% थी, तो बाद में कितनी हो गई? 10 बढ़ गई, तो मतलब 110%। अब 110% हमें किसका निकालना? जितनी पहले थी उतनी। तो 16,000 का 110% निकालेंगे हम, डिवाइड में 100, क्योंकि ये परसेंट में है, तो नीचे डिवाइड कर दिया। अब इतनी हो गई। अब उसके अगले साल कुछ लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं, तो जनसंख्या 18% कम हो जाती है। अब हमें इसका 18% कम करना पड़ेगा। 18% कम मतलब 100 माइनस 18, यह जाएगा 82। 82% हमें निकालना है इसका, 82, और परसेंट है तो डिवाइड में 100। तो वर्तमान में इतनी पॉपुलेशन होगी गांव की। इसको सॉल्व करना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो और ये 1 जीरो और ये। अब बचा 16 इंटू 11 इंटू 82। अब इसमें सबसे पहले हम 82 का मल्टीप्लाई 11 में कर लेते हैं, तो 82 यह जाएगा 902। अब 902 में मल्टीप्लाई करना है 16 का, तो 16 टू जा 32 और 16 इंटू 9 144। तो ये हो जाएगी गांव की वर्तमान जनसंख्या, फोर्थ ऑप्शन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 23 अगस्त के शिफ्ट 2 का। थैंक यू।